वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी जो हमने लास्ट टॉपिक देखना है वो है डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। डिस्पोजल हम लोग तब करते होते हैं जब हमारे जो एक जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में उसकी लिखी हुई है कि उसको हम लोगों ने अपने रिमूवल करना होता है अपने अकाउंटिंग से। सपोज़ एक लॉन्ग टर्म एसेट्स हमारे वो होते हैं जिनका 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड होता है बेनिफिट हमें प्रोवाइड करने का, ठीक है। अगर सपोज़ हम 5 साल तक एक कार्ड यूज़ करते रहें तो 5 साल बाद वो कार्ड जो है हमारे लिए इंस्टेड ऑफ बेनिफिट एक एक्सपेंस बन जाती है कि उसके ऊपर हमारे खर्चे ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। वो तेल ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस पे कॉस्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें तब हमें डिस्पोजल करने पड़ते हैं कुछ एसेट्स को। तो उसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है यहाँ पे कि वो एक्चुअली होता क्या है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ाऊँगी नहीं। एंड कुछ आप लोगों को आगे क्वेश्चन मतलब करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि लॉस और गेन क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास एक रेजिडुअल वैल्यू होती है जो कि हमें वो वैल्यू होती है जिस के ऊपर हम लोग जो अपनी कोई भी एक एसेट्स है ना उसको सोल्ड करते होते हैं। मार्केट वैल्यू एक कह लें, आप कोई भी ऐसी वैल्यू कह लें, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू हमारी रेजिडुअल वैल्यू से कम मिलती है, यानी कि हमारे मार्केट वैल्यू में हमें कोई एक कार कह लें या कुछ भी कह लें कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, हम लोगों का एस्टिमेट इतने का नहीं होता, तो वो हम लोगों को लॉस में चली जाती है। लेकिन अगर हमारी उस वैल्यू से उस एक जैसे कह लें प्रिडिक्टेड वैल्यू से हमें ज़्यादा मार्केट वैल्यू मिल जाती है तो हम उसे गेन कहते हैं। एक्चुअल लॉस और गेन को इतना ज़्यादा होता नहीं है। जो एक्चुअल लॉस होता है वो यही होता है कि हम लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारी सेल्स कम है जो हम लोग अपनी कंपनी के मतलब बेयर करते हैं। फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो आई होप आप लोगों को इतना ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ भी एक रेजिडुअल वैल्यू की भी मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है और मैंने आपको कैरिंग वैल्यू की भी लिख दी है ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि ये एक्चुअली होती क्या है। कैरिंग वैल्यू जो है आगे हम लोग थोड़ा सा यूज़ भी करेंगे क्वेश्चंस में। बेसिकली ये वैल्यू वही है जो हम लोग एक एस्टिमेटेड होती है जिसके बेस के ऊपर हम फिगर करते हैं कि हम लोग बैलेंस शीट में लिख देते होते हैं कि ये वाली जो हमारा एसेट्स है उसकी कैरिंग वैल्यू ये है, यानी कि इतनी प्राइस के ऊपर हम लोग इसको बेच सकते हैं, ये एस्टिमेटेड प्राइस है जो हमें मिल जाएगी मार्केट में, कुछ इस तरह की होती है। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी एंट्रीज बहुत सिंपल सी हैं लेकिन इसके ना 4 डिफरेंट हैं। मैं आपको 4 डिफरेंट तरीक़ों से करके दिखाऊंगी कि अगर आप लोगों के पास किस तरह क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप देख लेते हैं। स्टेप्स हमारे पास 2 हैं, एक है क्लोजिंग एंट्रीज और एक है रिकग्नाइजिंग द कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो क्या होता है कि हम लोगों को कैश कहाँ से आ रहा है, हमारी सेल से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो हम लोग थोड़ा सा आगे बजट में देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा इनफ्लो का क्या है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू दी गई है कार की जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, उसका लाइफ टाइम बताया गया कि कितने मतलब देर के लिए वो चलनी है। उसके साथ उसकी कैरिंग वैल्यू दी गई है कि हमें कैरिंग वैल्यू कहाँ तक मिल सकती है, यानी कि कितनी खो सकती है हमारी। एक्यूमुलेटेड हमारे पास डेप्रिसिएशन है और कैश ऑन सेल, यानी कि ये जो कैश ऑन सेल वैल्यू है ये बेसिकली हमारे पास इस वक्त मार्केट प्राइस है। तो इस वैल्यू को देखते हुए हम लोगों ने जो है इसकी अब करनी है क्या कहते हैं हम एंट्री करनी है। अब इनकी जब हमने एंट्री करनी है ना तो हमने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हम लोगों को डेबिट और क्रेडिट साइड जो होती है हमारी इक्वल होती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, कैश ऑन सेल। कैश ऑन सेल हम लोग जो है इसको डेबिट करेंगे। हम क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये हम लोग इसको बेच रहे हैं तो हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्राइस डेप्रिसिएशन, वो प्राइस जो हम लोगों ने यूज़ कर लिया, यानी कि एक जो हम लोग जो भी एक एसेट है उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो उसकी प्राइस के यहाँ पे 5 लाख लिखी हुई है, 5 लाख आ गया हमारे पास, ठीक है, सॉरी 5 लाख आ गया। अब जो है अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों की बाकी जो प्राइस है वो हम लोगों ने किस तरह करनी है। कार की प्राइस क्या है, क्योंकि हम लोग ये कार का काम कर रहे हैं तो हमें कार की भी करनी पड़ेगी, वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कार जो है हमने वो यूज़ की है, हमारी कार जो है यूज़ में आई थी इसलिए हमें उसकी प्राइस लिखनी है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अब इक्वल नहीं आ रहे तो हम लोगों ने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि हम लोगों ने जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी हमारे पास कैरिंग वैल्यू 50,000 थी, जो मार्केट प्राइस हमें मिल रही थी वो 60,000 थी। इसका मतलब है 10,000 हमें मार्केट प्राइस ज़्यादा मिल रही है उस एस्टिमेटेड वैल्यू से जो हम लोगों ने रखी थी। तो इसका मतलब है हमें कोई ना कोई गेन हुआ है, तो हम लोगों ने गेन लिख देना है, ठीक है। वो 10,000 जो था हमारा वो गेन आया है, वो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये थी हमारे इस क्वेश्चन की जो थी एंट्री। अब ये इन केस ऑफ गेन है, अगर इन केस ऑफ लॉस होता है तो हम लोगों ने किस तरह करनी है तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। अगेन हम लोगों ने कैश ऑन सेल करना है, जो हमारे पास वैल्यू थी कैश ऑन सेल। यहाँ पे हमारे पास जो कैश ऑन सेल प्राइस है वो 40,000 है, ठीक है, 40,000 आ गई। सेकेंड आ गई हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की प्राइस 5 लाख, ठीक है। और नीचे हम लोग लिख देते हैं कार की वैल्यू जो कि एज इट इज़ आनी है हमारी वैल्यूज़, ठीक है।
5,50,000। ओके, ये आ गया। अब जो अगर हम लोग देखते हैं हमारी कैरिंग वैल्यू हमारे पास 50,000 थी और कैश ऑन सेल हमें 40,000 मिला है, यानी कि मार्केट प्राइस हमें जो है वो 10,000 कम मिली है, तो इसका मतलब है हमें लॉस हुआ है। जब हमें लॉस हुआ है तो हम लोगों ने लॉस को जो है वो डेबिट कर देना है। तो इस तरह जो है हमारी ये वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, आई होप ये वाली तो आपको समझ आ गई होंगी एंट्रीज। सेकेंड हम लोग देख लेते, थर्ड जो हमारे पास मेथड है वो हम लोग देख लेते हैं। जो केस हो सकता है हमारे पास वो इसमें ये है कि इसमें ना तो हमारे पास लॉस है और ना ही गेन है। हम लोगों के पास सिंपल हमें जो जितनी प्राइस हमने एस्टिमेट की थी हमें उसी प्राइस के ऊपर जो है वो सेल कर रहे हैं। जब ऐसा आ जाएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, कैश ऑन सेल सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने लिखा था 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो भी उसकी प्राइस थी 5 लाख थी। ठीक है, और कार की वैल्यू क्या थी हमारे पास जो हम लोगों ने क्रेडिट करनी है 5,50,000। दोनों इक्वल आ गई, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें हमें कोई गेन नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ कि हमारे पास एक्यूमुलेट कैरिंग वैल्यू है ही नहीं, हमने कोई एस्टिमेटेड वैल्यू है ही नहीं। रेजिडेंशियल वैल्यू जो हम कहते होते हैं कि हम लोगों की 5 महीने बाद 1 साल के बाद हमारी जो है वो कार की प्राइस इतनी लो हो जाएगी, या इतनी एस्टिमेटेड है हमारे पास, हम लोगों को मतलब इतनी की प्राइस हमें बच जाएगी, या इतना हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ इस तरह की वो कोई सीन है ही नहीं है। हमने जितना यूज़ किया है उतना हमारे पास आ गया। अगर इस तरह का आ जाएगा तो ये तो बहुत सिंपल है। हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेना है, आप लोगों ने उसको डेबिट कर लेना है जितनी भी उसकी प्राइस है। ठीक है, और साथ में हम लोगों ने कार की वैल्यू लिख देनी है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई भी दूसरी तीसरी वैल्यूज़ नहीं है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। आई होप आप लोगों को इसकी डिस्पोजल वाली की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है हमारे पास एक टॉपिक बचता है, वो है बजटिंग इन अकाउंटिंग। बजटिंग इन अकाउंटिंग के हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैश इनफ्लो और एक होता है एक्सपेंस। कैश इनफ्लो के अंदर हमारे पास फिर आगे दो चीज़ें आती होती हैं, एक ऑपरेशन और एक इन्वेस्टमेंट। बजट का मतलब हम लोग पहले ऑलरेडी एक मैं आपको आई थिंक डेफिनेशन करवा चुकी हूँ। उसका मतलब ये होता है कि हमें एक फ्यूचर प्लान जो होता है वो बनाना होता है अपने बिज़नेस के लिए, अपनी कैश की इनफ्लो को देखते हुए कि हमारा कैश कहाँ से आ रहा है, हमारे कितने एक्सपेंस जा रहे हैं। उसके बाद हमें देखना होता है कि अब हमें क्या काम करना है, अपना बिज़नेस हमें एक्सपेंड करना है, हमें अपनी चीज़ों को मतलब सेल्स ज़्यादा करने की कोशिश करनी है, या अपने अपने कस्टमर्स को किस तरह अट्रैक्ट करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, कैश इनफ्लो में हमारे पास 3 होते हैं तरीके जहाँ से हमें कैश मिलता है। पहला होता है कि हम लोग बिज़नेस एक्टिविटीज़ से मिलते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं, और तीसरा होता है कोई न्यू एक्टिविटीज़ इशू करने से, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो बेसिकली दो ही होते हैं, एक बिज़नेस एक्टिविटीज़ से और एक इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं अगेन, एक ऑपरेशंस और एक इन्वेस्टमेंट। ऑपरेशंस में मतलब सेल्स प्रोजेक्शन, हमारी सेल्स कितनी हुई है, एस्टिमेशन वगैरह लगा दिया हमने, वो क्या हमारा जो भी था सारा। और दूसरा है हम लोग इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने किसी जगह में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें पता है हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई है तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ से हमारे पास कितने पैसे आएंगे। तो वो सारी चीज़ें बहुत हद तक हमें ना इन्वेस्टमेंट का पहले से पता होता है, अंदाज़ा होता है कि हम लोगों को कितने मिलना है। ठीक है, सेकंड एक्सपेंस का आ जाता है, एक रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि हम लोगों को यूटिलिटी बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, हमारे पास एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होगी, कोई वेजेस हो गए, कोई पेट्रोल बिल्स हो गए, जो हम लोगों का कंटिन्यूसली हर महीने हमें मतलब मिलना ही मिलना होता है। ठीक है, तो वो वाले एक्सपेंस। और दूसरा होता है डेवलपमेंट। ये होते हैं कि हम लोगों को स्पेशल अगर हम लोगों ने कोई मतलब किसी जगह पे इन्वेस्ट करने हमें उसके लिए चाहिए, या हम लोगों ने कोई न्यू चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस चीज़ के कोई थोड़े से एक्सपेंस हो गए, तो ये वाला जो होता है ना, ये बेसिकली सेल्स के ऊपर अपने हमारे डिपेंड कर रहा होता है कि हमारी सेल्स प्रोजेक्शन कितनी है। अगर हमारे पास सेल्स ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, तभी हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी जगह पर, अदरवाइज़ हम इन्वेस्टमेंट में नहीं लेकर जा सकते, अदरवाइज़ हम लोगों को लॉस ही होगा। ठीक है, तो बजट अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है तो उसका मतलब होता है ऑपरेशंस माइनस रिकरिंग। ये दो चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी मंथली हम लोग कह लें कि अक्री हो रही है, इनकी मंथली ये काम होते ही हैं। जो सेकंड चीज़ है कि अगर हमने टोटल बजट निकालना है तो उसका मतलब ये होता है इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस का हम सम करते हैं, उन दोनों का टोटल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारा इनफ्लो है कैश का, हमें कैश मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, और उसके अंदर से हम लोग रिकरिंग और डेवलपमेंट जो है, यानी कि जितने भी एक्सपेंस हो, जितनी भी चीज़ें उन सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास बजट आ जाएगा कि हमारे पास कितने पैसे बचते हैं, और उन पैसों से हम किस तरह जो है आगे कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और कीप इन माइंड असल फोकस जो हमारा अर्निंग पे होता है कि हमें अपनी सेल्स किस तरह ज़्यादा करनी है ताकि हमारे पास जो है वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा हों। आई होप आपको समझ आ गई होगी अब, और हमारा फाइनेंस के जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह हाफिज़।